तो दोस्तों आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब से डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन इंडिया बनने जा रहा है तो उसके बाद क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या एज अ चेयरमैन इंडिया कर सकता है और क्या इसकी लिमिटेशन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी अफवाहें भी आ रही हैं कि ये होगा वो होगा, ताइवान से विवाद बढ़ेगा, ताइवान का सपोर्ट करने की वजह से चाइना के साथ विवाद बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम यही चीजें बिल्कुल विस्तार से जानेंगे और डिस्कस करेंगे कि चीजें कैसे बदलेंगी आफ्टर, जब भी हम चेयरमैन के पद पे 22 मई के बाद से हम इंडिया वाले सुशोभित करेंगे उस पद को। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डब्ल्यूएचओ का स्ट्रक्चर क्या है, जिस स्ट्रक्चर में इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या क्या कर सकता है और चीजों को कैसे बेहतर और पारदर्शी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए डब्ल्यूएचओ जो है वो मेनली 3 बॉडीज से बना हुआ है। एक होता है WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एंड उसमें जो है वो सारे देश मेंबर स्टेट होते हैं जिनको एक वोट का राइट होता है, राइट। और WHA में सभी देश, सभी प्रतिनिधि देश अपने 3 मेंबर को भेज सकते हैं, एक एक्सपर्ट और 2 एडवाइजर और एक्सपर्ट के तौर पे। उसके बाद इसकी सेकेंड बॉडी होती है द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का क्या काम है, देखिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो WHA मींस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दिए हुए प्रीवियस के फैसलों के मूल्यांकन का कार्यभार उस पे है। किस देश ने WHA के फैसले को माना तो उसका एग्जीक्यूशन कितना हुआ, इसका मूल्यांकन है। और उसके बाद आगे की कार्यवाही बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, जो करंट सिस्टम है हमारा द एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, उसमें 3 साल के लिए 34 मेंबर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, 34 मेंबर, ये WHA के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं, जो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो WHO के मेंबर स्टेट्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं इन 34 कंट्रीज को, जो कि 3 साल तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर होते हैं और वो जिस तरह की रिकमेंडेशन चाहें, जिस तरह का प्रस्ताव लेके आना चाहें वो लेके आ सकते हैं और उसमें उस WHA जो है उसकी अकॉर्डिंग गाइडलाइंस, रूल्स या फिर जो कुछ भी उचित समझेगा वो बनाएगा। तो ये काम है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, और समझ सकते हैं आप हिंदी में इसको हम कार्यकारी बोर्ड कहें। तो जो WHA ने डिसीजन दिया है उसका कार्यान्वयन, उसका मूल्यांकन और उसके बेस पर और करंट सिचुएशन, चाहे वो कभी का भी हो, करंट सिचुएशन के बेस पर उसकी एनालिसिस के बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय कराना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है। मींस आप समझ सकते हैं आप कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड कितना महत्वपूर्ण होता है कि वो असेंबली द्वारा लिए हुए हर एक फैसलों को एक्सेस करना, मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन के बाद फर्दर रिकमेंडेशन देगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास कितनी अच्छी अहम कुर्सी मिलने जा रही है, जिस कुर्सी को इंडिया कभी कुर्सी की तरह नहीं समझेगा, उसको एक सेवा भावना के तौर पे लेना चाहिए और लेगा भी। और उसके बाद जो भी कार्यवाही हो वो ट्रांसपेरेंट हो और वो होगी, चाहे वो मसला कोविड-19 का हो या ताइवान का हो। और तीसरा जो मेंबर होता है इसका, तीसरा जो इस WHO का अंग है वो है सेक्रेटेरिएट, जो कि डायरेक्टर जनरल के अधीन होता है और उसमें डॉक्टर टेड्रोस आज वहां पे डायरेक्टर जनरल हैं। अब देखिए चीजें कहां बदलती हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपना काम करेगा, नो डाउट एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंडिया के पास होगा और इंडिया उसमें जो चाहेगा, जो भी WHO के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा वो होना चाहिए और होगा ही। और इंडिया उस समय उसमें अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसके लिए किसी भी स्टेट का विरोध ही क्यों ना झेलना पड़े। लेकिन बात यह आती है कि जो सेक्रेटेरिएट है, जो फाइनल अथॉरिटी है, उसका जो डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर टेड्रोस, ये भाई साहब जो हैं
वो इथियोपिया जानते होंगे आप, चाइना का पाकिस्तान की तरह गुलाम देश है। इथियोपिया भी चाइना के उपनिवेश का एक देश बन गया है, जहां से आपको अगर ध्यान हो तो इनके इलेक्शन प्रोसेस में भी चाइना ने बहुत ही बड़ी लॉबिंग की थी, और चाइना के भरोसे ही ये इथियोपिया से डॉक्टर साहब उठ के चेयरमैन पद पे बैठ गए, डायरेक्टर जनरल हो गए, कहीं ना कहीं ये सेक्रेटेरिएट के। तो दोस्तों बात यहां आती है कि चीजें कैसे बदलेंगी और समस्याएं क्या क्या हैं भारत के पास, जो आजकल प्रमुखता से मीडिया में छापा जा रहा है कि अगर चाइना ओपनली चीन का विरोध करता है तो क्या परेशानी होगी। कुछ भी परेशानी नहीं होने जा रही है दोस्तों, और उसकी शुरुआत भी हो गई है, आपको पता ही होगा। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या करने जा रहा है इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। दोस्तों चीजें कहां से बदलेंगे, देखिए ताइवान एक ऐसा देश है जिसको चाइना ने कभी देश की मान्यता नहीं दी। इवन विश्व के सिर्फ 15 ऐसे देश हैं जिन्होंने ताइवान को एज अ कंट्री मान्यता दी है। इवन WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन, दोनों में ही ताइवान जो है चाइना के एक प्रोविंस के रूप में दर्ज है। इसलिए आपको पता होगा कि इसको कभी भी WHO का मेंबर नहीं कहा जाता है। ये WHO का एक ऐसा एडवाइजर है जो ऑडियंस के सेक्शन में बैठता है और चीजों को मॉनिटर करता है, देखता है। तो दोस्तों ये है ताइवान के ऊपर चाइना का रुख। और देखिए ये कोई नई बात नहीं है, मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से ही ऐसा हुआ है। और इसके लिए थोड़ा सा इतिहास में लेना चाहूंगा आपको। WHO के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम, WHO का जिस टाइम एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपको अगर ध्यान हो तो WHO जो है वो चाइना के रिकमेंडेशन पे ही इस नाम की संस्था बनी थी। और वो भी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें चाइना और इसके 3 प्रमुख सहयोगी देश प्रस्ताव लेके आए थे, लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन ये चालबाज चाइना लॉबिंग में अपनी पूरी ताकत लगाता है और बेशर्मी की पराकाष्ठा है इसमें, जिस वजह से ये कुछ भी करने को तैयार होता है। तो द दिन चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन वो चाइना के पपेट थे। उन्होंने अपने एंड पे एक प्रस्ताव लेके आए वो, और उसके बाद WHO का जन्म हुआ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि WHO का जन्म जो है वो चाइना के रहमो करम पे हुआ है, और तब से WHO कभी चाइना से मुक्त होता हुआ नहीं दिखा। तो ये है WHO पर चाइना का प्रभाव, जो आज भी दिखता है, और वो हर सेक्टर में दिखता है। हर एक मोडस ऑपरेंडाई जो WHO का है उसमें चाइना इफेक्ट दिखता है। तो दोस्तों जब हम आते हैं इतिहास से तो पता चलता है कि ताइवान या फिर किसी भी ऐसे स्टेट, किसी भी ऐसे देश को वो जब चाहे अपनी मर्जी से जुड़वाया है और जब मर्जी उसको हटवाया है। अभी रिसेंट का मामला है, ताइवान को एज अ एडवाइजर जो था वो वहां से भी हटा दिया गया है उसको, और उसको बिल्कुल ही WHO के सभी प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया गया है। ये चाइना की करतूत है। अब उसमें भारत का रुख क्या होना चाहिए? भारत से ऑस्ट्रेलिया, इवन यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ये सारे मेंबर कंट्रीज ये कह रहे हैं कि आप उसको जगह दीजिए, आप उसको फैसिलिटेट कीजिए और हम आपके साथ हैं। और इंडिया ने भी उसकी शुरुआत कर दी है और उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि ताइवान को एज अ एडवाइजर हम उसको स्टैब्लिश करें दोबारा, और उसके लिए चाइना जो है विरोध करेगा ही करेगा। अब बात आती है कि चाइना कैसे विरोध करेगा। तो जनाब बता दूं आपको कि WHO जो है वो यूनाइटेड नेशन के अधीन है, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने के नाते चाइना अपने वीटो राइट का उपयोग करेगा इसको रोकने के लिए। जी हाँ, जब आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पास करा देंगे, ऊपर जाएगा यूनाइटेड नेशन में मीटिंग्स होंगी, तो वहां पे चाइना WHO लगा के उसको रोक सकता है। लेकिन तब तक चीजें बहुत बदल चुकी होंगी, या फिर उस कंडीशन में चाइना को बैकफुट पे आना पड़ सकता है अगर पूरे देश एक डायरेक्शन से चाइना पे हमला करें या आक्रामक रुख पे रहें। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि चाइना इंडिया पर
कहीं ना कहीं भड़ास निकालेगा, और वो शुरू भी कर चुका है। जैसा कि आपको डोकलाम से चले आइए, फिर अरुणाचल का मुद्दा, फिर अभी लद्दाख में एस्केलेशन बढ़ रहा है। वैसे चाइना की औकात नहीं है कुछ कर ले, लेकिन वो जरूर आंखें तरेरेगा, और उसकी आंखें निकालने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और हमारे जो जवान हैं वो हैं। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को मिल रही है, इसको डेफिनेटली एक ट्रांसपेरेंट वे में इंडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, और वो करेगा। और आज 22 तारीख के बाद, 22 तारीख को ये पदभार ग्रहण कर रहा है कहीं ना कहीं इंडिया, उसके बाद चीजें बदलेंगी, और ताइवान को एक मेंबरशिप, मैं तो कह रहा हूं एडवाइजरी से निकाल के उसको एज अ मेंबर एक्सेप्ट करना चाहिए, और एज अ कंट्री उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि रिसेंट मामला ये भी आया है कि ताइवान ने बहुत ही मेडिकल इक्विपमेंट के साथ इंडिया की मदद की है, क्योंकि उसने अपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से कोविड-19 को टैकल किया है। क्योंकि आपको पता ही होगा, बहुत पहले की बात है, फरवरी या जनवरी की बात है, जनवरी एंड फरवरी मिड की बात है, वहां पे WHO को मेल किया था ताइवानी कुछ एक्सपर्ट्स ने, और उन्होंने कहा था कि ये जो बीमारी है कोविड-19 की, जो चाइनीज वायरस है, ये चाइनीज वायरस कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव डालेगा, और इस तरह की इसकी जो प्रसार है, इसका प्रसार ऐसे हो रहा है तो चीजें बहुत भयावह हो सकती हैं, इस पे काबू किया जाना चाहिए। लेकिन WHO ने उसको इग्नोर कर दिया था, क्योंकि WHO इज नॉट WHO, एक्चुअली इट इज CHO, चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, ये बात हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना आज इतना घिर गया है चारों तरफ से कि वो बौखलाने में, जैसे कोई डूबने लगता है तो निकलने के लिए कोशिश करता है, वो हालात आज चाइना के हैं। तो डेफिनेटली हमें हर एक वो ट्रांसपेरेंट स्टेज और स्टेप लेने चाहिए, जिससे कि चाइना की अकड़ कम की जा सके और उसका विश्व पे प्रभाव कम किया जा सके। तो ये था पूरा विश्लेषण, जिसमें हमने ये जाना कि इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या क्या कर सकता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी बुरे नहीं होंगे, और हम सबसे बेहतर करके दिखाएंगे।